हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे योर पाठशाला। आइए फिर से हम शुरू करते हैं। कक्षा 7 के इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम मुग़ल साम्राज्य अध्याय 4 को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मुग़ल साम्राज्य के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर और अकबर के बाद जहांगीर के बारे में पढ़ा था और उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी और बहुत सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आप में से अगर कोई ऐसे हों जिनको वीडियो देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि अलग अलग वीडियो, छोटी छोटी वीडियो बना दिया हूँ। आइए फिर से शुरू करते हैं आगे। हमने जहांगीर के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो कि लास्ट था जहांगीर के बाद, जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां आएंगे। 1628 में पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। आम लोगों के बीच वह ताजमहल के निर्माता के रूप में लोकप्रिय है। आम लोगों के बीच आप सुनते होंगे कि ताजमहल को किसने बनाया, तो शाहजहां ने। तो शाहजहां इसलिए लोकप्रिय है, यानी कि फेमस है। बुंदेलखंड और दक्षिण भारत के विद्रोहों को उसने दबाया, यानी बुंदेलखंड जो रीजन है और जो साउथ इंडिया, इसका जो दक्षिण भारत है, उसके विद्रोह को उसने दबाया, यानी कि एक तरह से ख़त्म किया। बीजापुर और गोलकुंड जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के बल्ख और बदख्शा पर आक्रमण किया। तो पश्चिमोत्तर जो हमारा सीमा है उसको सिक्योर करने के लिए मध्य एशिया यानी मिडिल एशिया के जो बल्ख और बदख्शा पर आक्रमण किया। कंधार को एक बार फिर पुनः अपने अधिकार में किया। तो देखिए, कंधार को अधिकार में नहीं कर पाया और किनके, जहांगीर के हाथ से फिसल गई थी, लेकिन शाहजहां ने उसको एक बार फिर अधिकार में लाया। लेकिन वह स्थान अस्थायी नहीं रह सका। असम के कामरूप क्षेत्र पर अधिकार किया। इस प्रकार उसके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य और मजबूत हुआ। मुग़ल राज्य की सीमाएं भी इस समय बढ़ी, यानी कि शाहजहां के समय में मुग़ल राज्य की जो थी सीमा, यानी कि जो एरिया थी वो भी बढ़ी। राजनीतिक रूप से शाहजहां का काल मुख्यतः शांतिपूर्ण था, यानी कि जैसे जहांगीर, उसी तरह से शाहजहां की भी राजनीतिक जो साल थी, यानी वो क्या था, शांतिपूर्ण रहा था। यद्यपि मध्य एशिया के अभियान द्वारा प्राप्त क्षेत्र पर उनका नियंत्रण नहीं रहा। इसके बाद औरंगजेब का शासनकाल। 1656 में बादशाह की शाहजहां बुरी तरह बीमार पड़ गया, यानी 1656 ईस्वी में बादशाह शाहजहां जो थे वो बुरी तरह बीमार पड़ गया। सब लोग यह मानने लगे कि कुछ दिनों में वह मर जाएगा। शाहजहां के 4 पुत्र थे, याद रखिएगा, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। देखिए 1656 में ऐसा हुआ कि बादशाह शाहजहां की बुरी तरह से बीमार पड़ गए और सब लोग को यह लगने लगा था कि शाहजहां जो हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, यानी उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन शाहजहां के क्या होते हैं, 4 पुत्र होते, जो दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। चारों बादशाह बनना चाहते थे, यानी चारों बादशाह बनना चाहते। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यानी शाहजहां जो थे वो क्या किए, उन्होंने जो बेटा इनका था दारा, यानी बड़ा वाला, उनको क्या किया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, यानी उनको बादशाह बनने का अधिकार दे दिया था। मगर उसके बाकी के 3 लड़कों ने इस बात को नहीं माना, यानी 3 लड़के जो थे उन्होंने बात नहीं माना। सब अपनी अपनी सेना लेकर तख्त पर अधिकार के लिए आगरा की ओर चल दिए। भाइयों के बीच कई युद्ध हुए। अंत में औरंगजेब सफल रहा। वह अपने पिता के जीते जी शासक बन गया। शाहजहां को उनसे 8 वर्षों तक कैद में रखा। इसके कारण उसकी आलोचना होती है। तो शाहजहां को उसने 8 वर्षों तक कैद में रखा, इसका भी आलोचना होती है। किसने रखा, औरंगजेब ने। तो देखिए औरंगजेब कैसे शासन काल पे आए, इसको भी हमको हिस्ट्री की तरह याद रखना है कि कैसे उन्हें 4 भाइयों में उनकी एक तरह से लड़ाई होती है और उसमें औरंगजेब पराजित होते हैं, यानी कि विजय हो जाते हैं, जीत कर वो क्या करते हैं, सफल हो जाते हैं। औरंगजेब ने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की। इसके तहत 1663 ईस्वी में अहोम राज्य असम को अपने अधीन किया। तो अहोम जो है
राज असम जो आज के डेट में है उसको अपने अधिकार में किसने किया? औरंगजेब 1663 ईस्वी में। लेकिन यह अस्थायी रहा, यानी अस्थायी रहा। दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को 1686-87 ईस्वी में मुगल राज में मिल गया। इस प्रकार औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया। तो याद रखना है, औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य जो था अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया। राज्य के इस विस्तृत रूप ने कई नई समस्याएं औरंगजेब के समक्ष खड़ी कर दी। इनमें एक था वेतन के मद में मिलने वाली जागीरों की कमी, क्योंकि प्रशासनिक वर्ग का स्वरूप साम्राज्य फैलने के साथ काफ़ी बढ़ गया। देखिए क्या क्या इनको प्रॉब्लम आने लगी थी उस समय। एक था वेतन के मद में मिलने वाली जागीरों की कमी, यानी जागीर की कमी होने लगी थी जो कि ज़मीन के रूप में ये देते थे। और प्रशासनिक वर्ग का स्वरूप साम्राज्य फैलने के साथ काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगी वैसी वैसी उसकी नीडेड यानी कि ज़रूरतें बढ़ेगी प्रशासनिक सेवा की, और उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो जागीरदार, मनसबदार, और उनके लिए जागीर कम पड़ने लगे। इससे पूरे राज्य को अस्त व्यस्त कर दिया था। इसके परिणाम घातक रहे जो आगे मुगल राज के पतन के कारक में महत्वपूर्ण हो गया। और इसके बाद क्या होगा कि मुगल साम्राज्य की पतन होना शुरू हो जाता है। वही चीज़ बताया जा रहा है कि इसके पतन होने के कारक महत्वपूर्ण हो गए थे। यही चीज़ मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है, ये सब चीज़ याद रखना चाहिए कि मुगल साम्राज्य का पतन यानी कि ख़त्म कैसे हुआ, इनकी क्या क्या कारण थी। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य छन्न भिन्न होने लगा, यानी कि एक तरह से टूटने लगा। पतन के कुछ कारक तो 17वीं सदी में ही प्रस्तुत हो चुके थे, पर वास्तविक कमजोरी 18वीं शताब्दी में दिखाई पड़ी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पतन के कुछ कारक तो 17वीं शताब्दी में ही प्रस्तुत हो चुके थे, लेकिन वास्तविक कमजोरी 18वीं शताब्दी में दिखाई पड़ी। औरंगजेब की मृत्यु याद रखना है 1707 में हुई। उसके उत्तराधिकारी उस विशाल साम्राज्य को संभाल पाने में सक्षम नहीं थे, यानी उनके जो उत्तराधिकारी थे, जो भी उनके औलाद होंगे, वो उनके साम्राज्य को संभालने के सक्षम नहीं थे। इसके साथ अन्य समस्याएं भी थी। एक शासक के मरने के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष सामान्यतः होता था, यानी जब शासक मरते थे तो हमेशा उत्तराधिकारी बनने के लिए हमेशा संघर्ष होता था। जैसे देखें अभी औरंगजेब कैसे बना, तो 4 भाइयों में इनकी एक तरह से लड़ाई हुई। देखें कैसे 8 साल तक शाहजहां को इन्होंने जेल में भी रखा था। देखिए इसमें धन और सैन्य शक्ति नष्ट होती थी। क्या होता था, शासक मरने के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता रहता था जनरली। और इसमें क्या होता था, धन और सैन्य शक्ति भी, जो हमारा मिलिट्री पावर होता था, वो एक तरह से लॉस होती थी। प्रभावशाली पदाधिकारी इस स्थिति में किसी एक राजकुमार के साथ मिलकर अपना स्वार्थ साधना चाहते थे। वस्तुतः मुगलों के परवर्ती शासक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के हाथ के कठपुतली थे। इसमें संपूर्ण प्रशासन को गुटों में विभक्त कर दिया। शासकों के कमजोर होने पर महत्वपूर्ण प्रांतों के गवर्नर स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगे। देखिए जब शासक कमजोर होगा तो जितने भी प्रांत थे, उस समय में हमने पढ़ा था कि 16 प्रांत थे, यानी जिसको सूबा बोलते हैं, और वो प्रांत आज के जिला से भी बड़ा होता था। हमने अकबर वाले पार्ट में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। तो उसी तरह से प्रांत के गवर्नर शासक के रूप में व्यवहार करने लगे। पतन का एक मौलिक कारण आर्थिक कठिनाई थी, यानी कि फाइनेंशियल कठिनाई भी थी। इस समय तक 1707 के बाद न तो पर्याप्त धन बचा था और न ही जागीर जो अधिकारियों को दी जाती, यानी 1707 के बाद न ही कोई पर्याप्त यानी कि धन बचा था, न ही जागीर थी जो कि अधिकारी को दी जाती। जमींदार असंतुष्ट थे, यानी जो जमींदार थे वो असंतुष्ट थे, यानी अनसेटिस्फाइड थे, क्योंकि मनसबदार का उन पर कठोर नियंत्रण था। वे समझने लगे कि ये लोग आमदनी का बड़ा भाग स्वयं रख लेते हैं, अतः उनका मनसबदारों से संघर्ष हुआ। और उनकी क्या हुआ, मनसबदारों से संघर्ष हुआ, क्योंकि ये लोग स्वयं क्या होता है, बड़ा भाग रख लेते हैं। लगान की दर ऊँची होने के कारण किसानों अधिकाधिक गरीब होते गए, अतः उन्हें जमींदारों के साथ विद्रोह किया। चूंकि मुगलों का संघर्ष कई जगहों पर चल रहा था, अतः उन्हें धन की जरूरत थी जो प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसमें आर्थिक संकट अत्यधिक बढ़ गई थी। देखिएगा ये सब कुछ कारण थे।
जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग उस समय इतनी गरीब हो चुके थे क्योंकि उनकी कर इतनी बढ़ चुकी थी, इतनी गरीब होते गए कि उनके ज़मींदारों के साथ विद्रोह भी करना हुआ और मुग़लों का संघर्ष कई जगहों पर चल रहा था और उन्हें धन की ज़रूरत थी जो कि प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इस आर्थिक संकट को अत्यधिक बढ़ गई। मुग़ल प्रशासन भी अक्षम होता जा रहा था। मनसबदारी प्रथा में अनेक परिवर्तन हो गए थे। उनकी संख्या अकबर के समय से 3 गुना बढ़ गई। वे लगान वसूली का पूरा हिसाब राजा को नहीं देते थे, यानी राजा को पूरा लगान जो टैक्स वसूलते थे वो भी नहीं देते थे। उनकी व्याख्या, सैनिकों की संख्या भी उन्हें घटा दी। उनका स्थानांतरण भी अब नहीं होने लगा। देखिए, जब मनसबदार क्या था, मनसबदार उस समय में क्या करते थे, सैनिक को रखते थे। देखिए, अब सैनिक को जब घटाइएगा तो क्या होगा, एक तरह से उसमें प्रचलित हो रहा है उनका स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए वे स्थानीय सरदारों के समान व्यवहार करने लगे थे। मनसबदारों की बढ़ती संख्या के कारण उनको वेतन के रूप में मिलने वाली जागीर की कमी हो गई। उनमें जागीर प्राप्त करने की होड़ शुरू हो गई। प्रत्येक अधिकारी इसी प्रयास में लगा रहता था कि अच्छी ज़मीन उसे मिले। हर एक अधिकारी क्या करता था कि उसको प्राप्त होता था कि हमको अच्छी ज़मीन मिले जागीर के रूप में। हमने जो जागीर पढ़ा था कि उनको ज़मीन के टुकड़े के रूप में मिलती थी और वहाँ से वो रेवेन्यू यानी राजस्व कलेक्ट करते थे वो अपने वेतन के रूप में। जागीर पर नियंत्रण भी अस्थायी होता था क्योंकि प्रशासन एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र कर जागीर की अदला बदली करवा देते थे। इस प्रकार जागीर का यह संकट संपूर्ण मुगल प्रशासन को छीन बीन कर दिया। तो देखिए कैसे इस तरीके से मुगल साम्राज्य एक तरह से टूटने लगी थी, टूटने के कगार पे भी आ गई थी। मुगलों का सैनिक क्षमता और शक्ति भी कमज़ोर हो गया था, यानी कि मुगलों की सैनिक, क्योंकि देखिए जो सैनिक की संख्या थी वो भी घटा दी गई थी क्योंकि अकबर के समय में 3 गुना सैनिक थे। अब उच्च अधिकारियों की संख्या का अनुपात बहुत बढ़ गया था। सेना की निपुणता पहले जैसी नहीं रही। किसी समय मुगलों का तोपखाना विश्व में प्रसिद्ध था, किसी समय यानी वर्ल्ड में फेमस था मुगल का तोपखाना, लेकिन अन्य सेनाओं की तुलना में अब यह तकनीकी रूप से बिछड़ गया। बंदूकों और तोपों के उन नवीनतम नमूनों में मुगलों की अब कोई रुचि नहीं रह गई थी जिनका प्रयोग संसार के अन्य देश कर रहे थे। सैनिकों को प्रशिक्षण देने के स्थान पर वह विदेशियों को अपनी तोपों को चलाने के लिए नियुक्त कर संतुष्ट हो जाते थे। देखिए, सैनिक को ये लोग ट्रेनिंग नहीं देते थे, उसके जगह पे वो विदेशियों को अपने तोप चलाने का नियुक्त संतुष्ट हो जाते थे। उन्होंने नौसेना के विकास की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उनको यूरोपीय देशों के आक्रमण की कोई आशंका नहीं थी। यूरोप में नवीन विज्ञान का विकास हो रहा था। वहाँ के विचारशील व्यक्ति नया ज्ञान प्राप्त करके नवीन अनुसंधान कर रहे थे, यानी यूरोपियों में नए नए चीज़ आ रही थी और इन लोगों को कुछ पता नहीं थी। मुगल कालीन भारत इन नवीन खोजों की ओर से पूर्णतः उदासीन था, यानी एक तरह से न्यूट्रल था, यानी कुछ पता नहीं था इनको क्या हो रहा है। अभिजात्य वर्ग के लोग और धनी व्यापारी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में ही रुचि लेते थे। इस विलासितापूर्ण जीवन से 18वीं शताब्दी में देश का चारित्रिक और सामाजिक पतन हो गया। अभिजात कुल के लोग अपना समय आलस्य और शराब पीने में नष्ट कर देते थे। देखिए किस तरह से इस विशाल साम्राज्य की पतन होने की शुरू हो गई थी, देख रहे हैं, और कैसे लोग एक तरह से गलत ये में आ गए थे। मुगल शासकों के समक्ष अपनी ही परेशानी और समस्या बहुत अधिक थी, तभी उन पर उत्तर पश्चिम से भी हमले किए जाने लगे। देखिए, जब आप जानते हैं कि अगर आप अपने में उलझ जाइएगा ना तो अगले वाले को मौका मिल जाती है, और उस समय उत्तर पश्चिम से क्या हो रही थी, हमले किए जाने लगे क्योंकि मुगल खुद में एक तरह से वीक होने लगा था। इन आक्रमणों ने मुगलों की शक्ति समाप्त कर दी। पहला आक्रमण सन 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने किया और राजधानी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। तो याद रखना है, नादिर शाह जो कि ईरान के थे, 1739 में आक्रमण किया जब मुगल का एक तरह से पतन होना शुरू हो गया था, कमज़ोर होने लगी थी। दिल्ली को तहस नहस कर दिया। मुगल उनके सामने झुक गए। उसने भारत से मनचाहा धन लूटा। समकालीन लेखकों ने लूट का विवरण देते हुए बताया कि नादिर शाह ने 60 लाख रुपए, 1000 सोने के सिक्के, 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, 50 करोड़ के हीरे जवाहरात, जिसमें शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताऊस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी शामिल था।
तो बताइए ये सब चीज़ लेकर 1739 में जो आए थे नादिर शाह, वो लूट कर ले गए। तो बताइए कितनी बड़ी रकम थी। लूटा गया मयूर सिंहासन बेशकीमती रत्नों से बना था। लूट का यह विवरण भारत की संपन्नता को भी दर्शाता है। मयूर सिंहासन वो होता था जहाँ पे ये राजा बैठते थे, उसको भी इन्होंने लूट कर ले गया था। नादिर शाह के बाद अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली ने भी कई आक्रमण किया। इसने मुगलों के साथ साथ प्रमुख भारतीय शक्ति मराठों को भी कमजोर किया। इन आक्रमणों के बाद मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास तक सीमित रह गया। यानी देखिए, जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करेगा और प्रमुखली वो मराठों के साथ भी आक्रमण करेगा और मराठों को भी कमजोर कर देगा। और इन आक्रमणों के बाद मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास ही सीमित यानी कि रह जाता है। मुगल साम्राज्य किसी तरह 1857 ईस्वी तक बना रहा, लेकिन इसकी शक्ति नई क्षेत्रीय राज्यों में विभक्त हो गया। तो देखिएगा कैसे कैसे पतन होना शुरू हो गया। जब जानते हैं जब आप कमज़ोर हो जाइएगा तो अगले वाले को मौका मिल जाता है। उसी तरह से 1739 में नादिर शाह फिर अहमद शाह अब्दाली कैसे आक्रमण करते हैं और कैसे यहाँ लूटपाट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सब चीज़ जानने की कोशिश की। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी अच्छी वीडियो लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच और देखते रहिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।